हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज वापस से वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। बेटा, आज जो हम लोग चैप्टर टच करने वाले हैं वो चैप्टर आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर विल बी द बेस फॉर एनी चैप्टर दैट इज टू कम इन लाइफ। ठीक है, मैथ्स में ले लो या आगे फिजिक्स में ले लो, कहीं ना कहीं ये चैप्टर का एप्लीकेशन होगा। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। बेटा, इनिशियल लेवल पे जब हम अल्फाबेट्स को मैथ्स में देखते हैं ना, तो हम डर जाते हैं। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसको समझने की जरूरत है। आप उसको अगर अच्छी तरीके से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, एकदम बेसिक से, टेंशन नहीं लेंगे। बेटा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2e, सबसे पहली चीज, अगर मैं बीच में कोई साइन नहीं डाल रहा हूं उसका मतलब क्या है? एक्चुअली यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब मैंने ये टर्म लिखा है, ये टर्म जब मैंने लिखा है तो टर्म में ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, इरिस्पेक्टिव आप कुछ भी करो। ठीक है, जैसे आप यूएस में चले जाओ, 2 का मतलब 2 है, इंडिया में भी 2 का मतलब 2 है। ठीक है, मगर अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के बारे में हमको क्या समझ में आता है? ए के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते जब तक हमको ये पता नहीं है कि ए क्या डिफाइन किया है। ए क्या है? किसी की एज है। ए क्या है? नंबर ऑफ पीसेस है। क्या है हमको नहीं पता। तो इसीलिए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक्सप्रेस करना है, मुझे कॉस्ट ऑफ अ बिस्किट, टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिस्किट अगर मुझे वेरिएबल्स और टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? सपोजिंगली मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिस्किट, एक बिस्किट का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो मैं वहां पे अगर वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूं टोटल कॉस्ट ऑफ बिस्किट, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? लेट द नंबर ऑफ पीसेस परचेज्ड बी डी। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? वुड बी 10 मल्टीप्लाई बाय डी और 10d। अब ये 10d सर आप लाए कहां से? बेटा, एक बिस्किट का कॉस्ट 10 रुपीज है। ठीक है, अब अगर 2 बिस्किट का कॉस्ट लेना है तो वहां पे क्योंकि मैंने नंबर ऑफ पीसेस परचेज को डी डिफाइन किया है, तो वहां पे मेरा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 2 बिस्किट के पैकेट का परचेज कर रहे हो तो मेरे डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 बिस्किट के वैल्यू परचेस कर रहे हो तो डी की वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलते हैं कि 50 बिस्किट के पैकेट, तो मेरा डी वहां पे 50 हो जाएगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा? मेरा वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है? 10d है, तो 10 इंटू 50, तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा? दैट इज रुपीज 500। कि मैंने 50 बिस्किट के पैकेट खरीदे तो मेरा टोटल कॉस्ट 500 रुपीज हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है वो पता चला। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं होती। वेरिएबल का मतलब क्या? जिसकी वैल्यू पूरा टाइम चेंज हो सकती है। अब बेटा, ये जो वेरिएबल्स है वो आप कोई भी अल्फाबेट से डिफाइन कर सकते हो। आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए बी सी, जो भी आपके पास 26 अल्फाबेट्स है, आप 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी चीज पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो अलजेब्रा में आता है इज टू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन वेरिएबल। कि कोई भी वेरिएबल दिया है तो उसका कोएफिशिएंट निकाल के बताओ। जैसे आपको लिखा है सर 17c, अब मुझे कोई बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ c बताओ,
कोएफिशिएंट का मतलब, जब मैं कोएफिशिएंट की अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। आप कोएफिशिएंट बोलो या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलो, बात दोनों सेम है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई पूछता है कि c का कोएफिशिएंट क्या है, तो जो c के आगे कांस्टेंट है ये उसका कोएफिशिएंट बनेगा। तो 17c में c का कोएफिशिएंट क्या है? 17 इज द कोएफिशिएंट ऑफ c। अब बेटा जब भी कोई चीज रिपीट होती जाती है तब हम ज्यादातर केस में वेरिएबल्स का यूज करते हैं। बेटा आपको पता नहीं है, नोइंगली अननोइंगली हम लोग वेरिएबल्स का यूज अपने आप ही करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि आपको कोई पूछे कि व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगर आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते, पेरीमीटर का मतलब क्या कि सारी बाउंड्रीज का एडिशन, तो ज्यादातर हम लोगों को क्या लर्न कराएगा कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, या उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, 4 इंटू एस, 4 इंटू ए या 4l, ये तीन तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, या आपकी मर्जी आप कैसे भी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल लेके एक्सप्रेस करते हैं। आप यहाँ पे देखो बेटा, आपको इसका फॉर्मूला दिया है 4s, तो 4 में s क्या है? s इज एक्चुअली द वेरिएबल। वो वेरिएबल हमारे लिए क्या है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है, वो उस टाइम पे इसमें डाल के फिर हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो 4s मेरे लिए फॉर द टाइम बीइंग एज अ प्रॉपर्टी जब मैं यूज करता हूं तो दिस इज अ वेरिएबल, क्योंकि मुझे साइड की वैल्यू नहीं पता है तो उसको वेरिएबल रखा है कि जब भी साइड की वैल्यू मिलेगी मैं ऑन द स्पॉट वैल्यू डालूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग मेरे लिए s, a या l दे आर ऑल वेरिएबल्स। सेम वे आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी ऐसा ही है, आपको सबको पता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, जहां पे आपको पता है l आपकी लेंथ है, b आपकी ब्रेड्थ है, पर क्या लेंथ डेफिनेट होती है? हर ट्रायंगल की लेंथ सेम होती है? नहीं। तो आप जो ये l यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो वो क्या है? l इज अ वेरिएबल फॉर यू, b क्या है? दैट इज अ वेरिएबल। पर यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल लेंथ के लिए, एक वेरिएबल ब्रेड्थ के लिए। तो बेटा हम लोग वेरिएबल्स इनवेरिएबली स्टार्टिंग से यूज कर ही रहे, पर हम देख के डर जाते, सर ऐसा नहीं समझ में आता, मैथ्स में तो नंबर्स होते, इसमें ही अल्फाबेट्स कहां से आ गए? तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा शांत होके हर चीज को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे वेरिएबल और कोएफिशिएंट की बात। बेटा आपको है ना यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड के अंदर वी कैन से ज्यादातर केस में क्या आता है, मैथस्टिक्स के फॉर्म में अलग अलग अल्फाबेट बनाने, और आपको क्वेश्चन बोलेगा कि ये अगर जो मैथस्टिक्स से हमने अल्फाबेट बनाए हैं वो अगर मुझे n टाइम्स रिपीट करने हैं तो कितने मैथस्टिक चाहिए? कोई टेंशन नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक बार अल्फाबेट बनाने के लिए कितने मैथस्टिक यूज होते हैं पहले वो काउंट कर। लेट्स से मुझे अल्फाबेट ई बनाना है, ठीक है, तो मैं मैथस्टिक यूज करता हूं, एक ये 1 2 3 4 5। देखो मेरा एक अल्फाबेट ई बनाना है तो कितनी मैथस्टिक यूज हुई? 5। अब ये बोल रहे हैं ऐसे मुझे कितनी बार अल्फाबेट्स बनाने, n टाइम्स अल्फाबेट बनाने, तो मुझे कुछ नहीं करने का, 5 इंटू n कर देने का, दैट इज 5n। कि अगर मुझे n टाइम्स ई अल्फाबेट बनाना है तो मेरे को 5n मैथस्टिक्स चाहिए। सेम वे ए की बात करते हैं, अगर मुझे ए बनाना है 1 2 3 4 5 और 6, तो उसमें कितनी मैथस्टिक्स हुई? 6 मैथस्टिक हुई। अब मुझे इसको b टाइम्स रिपीट करना है तो एक a बनाने में 6 मैथस्टिक बनी, b टाइम्स रिपीट करना है तो 6 इंटू बी, तो 6b मैथस्टिक्स यूज होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर v की बात करते हो, v ये हो गया 2 मैथस्टिक होती है, इसको अगर x टाइम्स रिपीट करना है
तो आप x टाइम्स रिपीट करो तो एक v बनाने में 2 मैच स्टिक, कितना टाइम रिपीट x टाइम्स, तो मेरे को कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, वहां पे 2x मैच स्टिक्स चाहिए। बेटा आप इसको नॉर्मली वेरिएबल्स को बहुत जगह पे यूज कर सकते हो और बहुत इजी हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलता हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन माई एज एंड माई मदर्स एज, ठीक है। अब अगर मुझे डेफिनेटली मेरी एज नहीं पता है, सपोजिंगली मेरी एज मैं वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करता हूं। अब रिलेशन क्या है, माई मदर इज ट्वाइस माई एज। जब मैं बोलता हूं ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब आपको क्या समझने का, 2 मल्टीप्लाई। अगर मेरी एज सपोजिंगली y इयर्स है और माई मदर इज 2 टाइम्स माई एज, तो मेरी मदर की एज क्या होगी, माई मदर्स एज विल बी 2 इंटू y, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय माई एज। समझ में आया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मेरी एज y इयर्स है तो मेरी मम्मी की एज 2y इयर्स है। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरी एज मुझे परफेक्टली याद आ गई कि माई एज इज 32, तो मुझे पता चल गया कि अगर y की वैल्यू 32 है तो मेरी मम्मी की एज कितनी होगी, 2 इंटू 32 दैट इज 64 इयर्स। क्लियर है ये चीज। तो आप कोई भी रिलेशनशिप बता सकते हो आपके पास अगर वेरिएबल हो तो। लेट्स से अब हम लोग क्या सीखते हैं कि जब मेरे पास वेरिएबल्स के रिलेशन जो है वो अगर वर्ड्स में दिए हैं और मुझे उसको इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2 added to 3 times y gives 14। अब ध्यान से पढ़ना, 2 added, 2 added, added यानी कौन सी साइन, प्लस साइन। तो 2 added किसके साथ 2 ऐड किया है, 3 टाइम्स y। टाइम्स का मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 3 टाइम्स y यानी 3 मल्टीप्लाई 5y और गिव्स 14 यानी आंसर 14 है। इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज 2 प्लस, आपको मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं लिखनी है तो 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। b subtracted from the sum of a and c gives 7। अब बेटा ध्यान से, b को सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम, बचपन में याद रखना फ्रॉम के बाद वाला जब भी कोई नंबर आता है सब्ट्रैक्शन में, तो जो बाद वाला पोर्शन आता है वो पहले है, पर बाद वाले पोर्शन में ये पूरी चीज है सम ऑफ a एंड c। तो हम क्या करेंगे, a और c का सम एक ब्रैकेट में करेंगे और ये सम करने के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से b माइनस करना है और मेरा आंसर 7। तो ये मेरे लिए इतना इजी हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से एक और क्वेश्चन, a डिवाइडेड बाय y गिव्स 40। तो a अपॉन y इज इक्वल टू 40 लिख सकते हैं, या अगर मुझे लिखना है तो आई कैन राइट a डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 40। दोनों आंसर सेम। ठीक है, अब एक और एग्जांपल्स लेने की क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ कोशिश करते हैं एग्जांपल के। प्रोडक्ट ऑफ p and q डिवाइडेड बाय 5 gives x। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन।
तो p और q का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 5, तो अपॉन 5 गिव्स x। इसको अगर और आगे लिखना है, आई कैन राइट pq अपॉन 5 इज इक्वल टू x। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3 टाइम्स s subtracted from 4 times a gives cd। ऐसा भी हो सकता है। अब ध्यान से पढ़ना। 3 टाइम्स ऑफ s, 3 टाइम्स ऑफ s का मतलब होता है 3s। अब 3s को सब्ट्रैक्ट किया है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो किससे सब्ट्रैक्ट किया है? 4 टाइम्स a, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4a गिव्स cd, तो इक्वल टू हमारे लिए क्या होगा? cd होगा। क्लियर है ये चीज? आई होप ये आपको पता है। बेटा एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। बेटा ये जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स को आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है? वेरिएबल्स को ऐड कब कर सकते हैं? जब वेरिएबल्स है ना लाइक वेरिएबल्स होता है। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है पर आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, जब मैं बोलता हूं लाइक वेरिएबल्स, लाइक वेरिएबल्स का मतलब क्या है? 3a और 4a, ये है ना, ये लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म्स दोनों क्यों हैं? क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट देखो तो दोनों में वेरिएबल a है। दोनों में वेरिएबल क्या है? a है। और उसके ऊपर जो पावर है, कोई भी पावर नहीं है, तो पावर क्या है? 1। तो कोई भी टर्म लाइक टर्म कब होता है? जब आप उसके जो वेरिएबल्स और उसकी पावर्स दोनों सेम है। तो अगर मुझे ऐड करना है ना तो बहुत इजी होता है। मुझे आगे क्या करना है? मेरे को खाली इनके कोएफिशिएंट को ही ऐड करना है। वेरिएबल एज इट इज, a वेरिएबल एज इट इज, 3 + 4 7। अब जब मैं खाली a लिखता हूं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं दिस इज ओनली a, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो आगे कोएफिशिएंट 1 है। हमेशा याद रखना, अगर आपके वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 1 है। मींस उसके आगे कुछ नहीं दिया तो भी नंबर 1 होगा। क्लियर है बेटा? इसीलिए आप देखो, अब आप है ना पेरीमीटर और स्क्वायर का हमने 4 इंटू साइड किया था, तो वो कैसे होता है? देखो आपके पास स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, s s s s। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? दैट इज सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो आपने क्या किया? s प्लस s प्लस s प्लस s। बेटा देखो, आप एडिशन खाली लाइक टर्म्स का कर सकते हो, ठीक है? अगर पीछे वेरिएबल्स अलग हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, प्लीज ध्यान रखना। तो अब क्या होता है, हमको ये पता है कि सब में वेरिएबल सेम है, तो आंसर में भी वेरिएबल s होगा। तो हम एक्चुअली ऐड किसको करते हैं? हम ऐड कोएफिशिएंट्स को करते हैं। अब मैंने अभी जैसे बोला a के आगे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या है? 1। ये s के आगे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 2 3 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर 4 इंटू साइड कैसे आया? और 4 इंटू s या 4 इंटू a या 4 इंटू l क्यों लिखते? अब समझ में? बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलीगॉन लेता हूं। पॉलीगॉन क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मैं हेक्सागन लेता हूं, वो भी रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स सेम है। तो अगर मैं हेक्सागन लेता हूं, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन लेता हूं जिसकी सारी साइड्स लेट्स से a सेंटीमीटर्स की, अब मैं उसका पेरीमीटर निकालना है तो मुझे 6 टाइम्स a को ऐड करना पड़ेगा। a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, 6 टाइम्स a करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 2,
2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो इसका पेरीमीटर मेरे लिए क्या होगा? 6। पेरीमीटर वापस से ध्यान रखना, इट इज द सम ऑफ द बाउंड्रीज। तो प्लीज बेटा ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एक्चुअली द रिवर्स, कि अब आपको क्या दिया होगा? आपको इक्वेशन दी होगी और आपको क्या लिखना है? यू हैव टू राइट इट इन वर्ड्स, उसको एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में। वहां पे ज्यादातर लोग कहां मिस्टेक करते हैं कि इक्वेशन को जब बीच में सब्ट्रैक्शन साइन होती है ना, तो वहां पे लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 3a - 4b = 7। नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 times a minus 4 times b gives 7। बट बेटा हम लोग थोड़ा मेच्योर तरीके से लिखना चाहे ना, तो हम कैसे लिखेंगे? 4 times b subtracted from 3 times a gives 7। हमेशा ये आंसर लिखना, क्योंकि ये मोस्ट प्रिफर्ड आंसर होता है और बहुत ही करेक्ट आंसर है। क्या लिखोगे? पहले माइनस के पीछे वाला पार्ट लिखो। क्या लिखोगे? 4 times b subtracted from 3 times a gives 7। अब अगर थोड़ा सा डिवीजन वाला आ गया, ऐसे भी लिखते हैं x + y, x + 4 डिवाइड बाय y इज 18। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सम ऑफ x and 4 divided by y gives 18। तो ये प्लीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो कैसे वर्ड में कन्वर्ट करोगे, और अगर सीधा वर्ड फॉर्म में दिया है तो आप कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। बेटा यहाँ पे बी वेरी केयरफुल। एडेड यानी प्लस साइन, सब्ट्रैक्टेड माइनस साइन, टाइम्स या प्रोडक्ट तो मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवाइडेड तो डिवीजन साइन। बेटा बहुत अगर इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ोगे ना तो तुमको वहां पे सब चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, जो हमको क्वेश्चन में दिया है सीधा हमको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, वो वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और मेरे को इक्वेशन लिखना है। तो अगर आपने अलजेब्रा में इतना देख लिया तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को अलजेब्रा में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी पहले ही बोल रहा हूं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भेजो, आई विल गिव यू द आंसर। मैं पर्सनली तुमको आंसर दूंगा उस चीज का। ठीक है, तो दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर के लिए, क्लास 6th अलजेब्रा के लिए दैट्स इनफ। हैव अ नाइस डे। बाय बेटा।